मेरे पापा किसी से 40,000 रुपये लेने के लिए गए थे, तो उन्होंने ये कह के हटा दिया कि तुम बार-बार पैसे माँगना चाहते हो। मुझे पता था कि मेरा कॉलेज तो बर्बाद हो चुका है। तो मेरे अंदर एक था डू एंड डाई सिचुएशन, या तो मैं ये करूँ या तो वो करूँ। देखो, पैसे वालों की इज़्ज़त हर जगह है। चाहे आप कैसे भी दिखते हो, इट डज़न्ट मैटर। अगर आपके पास पैसा है, आपके पास इज़्ज़त है, तो इसलिए मैंने क्या किया, कुछ भी हो जाए, वीडियो में अपने आप को दुखी नहीं दिखाना है। तो एक तरीके से मेरे को अच्छा भी लग रहा था, बुरा भी लग रहा था। बुरा इसलिए लग रहा था कि यार, अगर लोग मेरी वीडियोज़ देख रहे हैं, तो मेरे को सब्सक्राइब क्यों नहीं कर रहे हैं? अरे भाई, मेरी चिंता छोड़ो, मेरा नेटवर्क करोड़ में रहेगा, आप अपनी चिंता करो कि आपको क्या करना है ज़िंदगी में। जितने के तेरे घर में सब्ज़ी नहीं आती, उतने का मेरा फ़ोन रिचार्ज हो जाता है। ये लाइन सुनने में कितनी अटपटी लगती है ना गाइस, लेकिन ये एक लाइन किसी को भी तोड़ने के लिए काफ़ी है, स्पेशली वो जो बहुत ज़्यादा गरीब हो। और यही लाइन मेरे से कही थी मेरे एक खास रिश्तेदार ने, और जब उसने ये बात कही थी ना, तो मैं अंदर से टूट चुका था। हेलो एवरीवन, मेरा नाम है सागर ठाकुर एके मैक्सटन। मैं 24 साल का हूँ। पेशे से मैं फुल टाइम यूट्यूबर, इंस्टाग्रामर, टिकटॉकर और छपरी वाला नहीं। कुल मिलाकर सोशल मीडिया स्टार तो नहीं, हाँ, पर लेकिन 40-50 लाख लोग मेरे को जानते हैं, 15-20 लाख लोग मेरे को ऑल ओवर द सोशल मीडिया फॉलो करते हैं। तो आज की जो स्टोरी होने वाली है, मेरी जर्नी के बारे में होने वाली है, कैसे मैं 5 रुपए बचाने के लिए 1.5 किलोमीटर चला करता था, और कैसे मैं वहां से गया कि मैंने इतने भी कमाना शुरू कर दिया कि मेरे को महीने के 6 से 7 लाख रुपए भी कम पड़ने लग गए। तो ये स्टोरी काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, काफी ज्यादा हैरत अंगेज होने वाली है। कुल मिला के ये स्टोरी होने वाली है उन मिडिल क्लास लोगों के लिए, जिनको लगता है कि उनके पास अगर पैसा नहीं है तो वो कुछ भी नहीं कर सकते। मैं कहता हूँ, एक बार ट्राई करके तो देखो। आप अगर कुछ भी करना चाहते हो, आप आराम से कर सकते हो। तो मैं अगर अपने बैकग्राउंड स्टोरी की बात करूँ, तो ये शुरू होती है बिहार के पूर्णिया जिला में, जहाँ मेरा जन्म हुआ था। और मेरी मम्मी कहा करती थी, जब उनकी शादी हुई थी, तो वो सोच रही थी, यार ये कौन से गाँव में आ गया। मेरे पापा का जो गाँव था, वो था मधेपुरा जिला में, एक करौती नाम का गाँव था, जो उदा किशनगंज के आस-पास पड़ता है। तो प्रॉपर गाँव था वो। तो वो झोपड़पट्टी टाइप का गाँव, और मेरी मम्मी का जो गाँव था, वो थोड़ा-सा अच्छा था, वहाँ पे सड़कें अच्छी थी। और मेरे पापा का जो गाँव था, घर तक पहुँचने के लिए 7 किलोमीटर पैदल चलना पड़ता था, क्योंकि ना रोड थे, सिर्फ़ खेतों के बीचों-बीच से आपको होके जाना पड़ता था, और किसी दिन अगर बारिश हो गई, तो हालत ख़राब हो जाती थी। तो ऐसे कर के मेरे पापा धीरे-धीरे करके दिल्ली में, उनकी 3,300 की सैलरी हुआ करती थी, 1997 की बात है ये। और सन 2000 या 2001 के आस-पास जो मेरे पापा थे, अपनी पूरी मतलब हमको, पूरी फैमिली को दिल्ली लेके आ गए। और जब मैं दिल्ली आया, तो फर्स्ट टाइम ऐसा था कि मैंने लाइट्स देखी, कार्स देखी, क्योंकि गाँव में ये सब देखने को नहीं मिलता था, क्योंकि वो प्रॉपर गाँव था। वहाँ सिर्फ़ अगर ये बैलगाड़ी दिख जाए, वही बहुत बड़ी बात है। एक कमरे के रूम में हम 4 लोग रहते थे, और वो उस रूम में सिर्फ़ इतनी सी जगह थी कि बेड के साथ हम सिर्फ़ गैस स्टोव लगा सकें, क्योंकि किचन अलग से मिलता नहीं था। तो वो प्रॉपर, मैं आया था दिल्ली के शायद टेम्पल कॉलोनी, समयपुर बादली के पास ये कॉलोनी पड़ती है, तो वहाँ पे मैं आया था। तो वो गाँव से तो लोकेशन अच्छी थी। अब बात आ जाती है एजुकेशन की। तो एजुकेशन जो मेरा है, शुरुआत में मेरे घर वालों ने मेरे को सरकारी हुए स्कूल के अंदर डाला। अब वहाँ पे एक दिक्कत थी। सरकारी स्कूल में जब मैं गया, तो मैंने ज़िंदगी के सारे विलन्स वहीं देख लिए। भाई, कोई बोतल मार रहा है, कोई ज्योमेट्री मार रहा है, कोई टिफ़िन मार रहा है, कोई साक्षात प्रकट होके मार रहा है। मतलब एक तरीके से सारे जितने विलन्स हैं ना, जितने भी खूंखार बच्चे ज़िंदगी के मैंने देखे हो अगर अपनी लाइफ़ में, तो मैंने वहीं देख लिया। और ये बात मेरे पेरेंट्स को रियलाइज़ हो गई, तो उन्होंने सोचा कि यहाँ तो ये नहीं पढ़ सकता, क्योंकि वो स्कूल की हालत ख़राब थी। उन दिनों सरकारी स्कूलों की जो हालत है, उतनी अच्छी हुआ नहीं करती थी। डेस्क नहीं होते थे हमारे पास बैठने के लिए, तो हम लोग चटाई बिछा के बैठते थे, और कुछ लोग तो चटाई घर से ही लेके आते थे। तो जब मेरे पेरेंट्स को ये बात रियलाइज़ हो गई कि ये लड़का नहीं पढ़ सकता है सरकारी स्कूल में, तो मेरे पापा ने सोचा, चलो इसका एडमिशन कराने चलते हैं। तो उस समय मेरे पापा के पास साइकिल हुआ करती थी। वो साइकिल भी बड़ी मुश्किल से खरीदा था, सेकंड हैंड साइकिल थी। तो हम लोग गए थे समयपुर के सोना पब्लिक स्कूल में एडमिशन करवाने के लिए, लेकिन वहाँ की फ़ीस इतनी ज़्यादा थी कि मेरे पापा को लगा, नहीं यार, इसमें तो पूरा घर सच में चला जाएगा। लेकिन क्या है ना गाइज़, रिश्तेदार जो होते हैं, वो ना मक्खियों की तरह होते हैं। चाहिए किसी को नहीं, लेकिन कुछ रिश्तेदार, नॉट सारे। तो कुछ रिश्तेदार जो होते हैं गाइज़, वो मक्खियों की तरह होते हैं। चाहिए नहीं होते आपको, लेकिन वो फिर भी आ जाते हैं आपकी बातों में टाँग अड़ाने के लिए, आपको सलाह देने के लिए। तो मेरी ज़िंदगी ऐसे ही रिश्तेदारों से भरी पड़ी थी कि बेटा ये ले लो, बेटा ये क्या कर रहा है, तुम ये करो, वो करो। अरे! मेरा बेटा इतने रुपए कमाना शुरू कर दिए उसने, आपका बेटा क्या कर रहा है? अरे ठीक है यार, कमाना शुरू किया, हमको क्यों बता रहे हो? हमारे को क्या करना है इससे? कंपैरिज़न। उस समय तो मैं समझदार नहीं था। कंपैरिज़न से एक्चुअली होता क्या है कि आपका भला तो नहीं होता, लेकिन आप चिड़चिड़े बन जाते हो, और मैं बहुत चिड़चिड़ा बन गया था। जस्ट बिकॉज़ उनके कंपैरिज़न से नहीं, उनके कंपैरिज़न के चक्कर में मेरे पेरेंट्स भी मेरे को कंपेयर करने लग गए। और एक रिश्तेदार ने तो मेरे को ये भी बोल दिया कि आपका लड़का कुछ नहीं कर सकता, ये बात मैं लिख के दे सकता हूँ। कोई बात नहीं। अच्छा हुआ उन्होंने लिख के नहीं दिया, नहीं तो फिर वो एज़ अ प्रूफ मैं उनके मुँह पे मारता अभी। तो ऐसे रिश्तेदारों के चक्कर में मैं बहुत चिड़चिड़ा बन गया, मैं बहुत ही नेगेटिव कैरेक्टर बन गया, और मेरे को गुस्सा बहुत जल्दी आने लग गया। मैंने ना चाहते हुए भी हरियाणा के सोनीपत में अपना एडमिशन ले लिया। और वो, मुझे कहता हूँ मैं, वो मेरी ज़िंदगी का वन ऑफ द वर्स्ट फैसला था। उस समय मैं गेमिंग्स में आ चुका था, क्योंकि बचपन से मैं गेम्स खेलता आ ही रहा था, ठीक है?
कभी सुपर मारियो, कभी मोबाइल गेम्स, नोकिया के फ़ोन्स हुआ करते थे, तो उनमें मैं बहुत गेम्स खेलता था। जब मैं कॉलेज गया तो मुझे फर्स्ट एंड्रॉयड फ़ोन मिला, और जब फर्स्ट एंड्रॉयड फ़ोन मिला, तो वहाँ से मेरी जर्नी थोड़ी-सी इंटरेस्टिंग हुई, क्योंकि एक मिनी मिलिशिया करके गेम था, मैंने वो खेलना शुरू किया। जब मैंने वो खेलना शुरू किया तो मुझे पता लगा इसकी एक बहुत बड़ी कम्युनिटी है। तो मैंने जब उस कम्युनिटी को थोड़ा-सा रिसर्च किया तो मुझे पता चला कि बहुत सारे लोग इस पे वीडियोज़ डालते हैं, और वहाँ से मैंने कॉलेज दिनों में वीडियोज़ डालना शुरू की। शुरुआती के फर्स्ट महीने मैंने बहुत सारी वीडियोज़ डाली, लाइक 25 से 26 वीडियो डाली, 20 व्यूज़, 30 व्यूज़, मुझे व्यूज़ से फ़र्क ही नहीं पड़ता था, क्योंकि मैं टाइम पास के लिए डाल रहा था। फिर मैंने क्या किया, 1 महीने बाद 25-26 वीडियो डालने के बाद मैंने चैनल डिलीट कर दिया। थोड़ा-सा मैं बीच में पढ़ भी रहा था कि टैक्स कैसे काम करता है, ये सब कैसे काम करता है। फिर मैंने नया चैनल बनाया, जो कि था गेमर मिलिशियन करके, मैंने एक चैनल बनाया। जब मैंने वो चैनल बनाया तो उसपे मेरे को 7 महीने लग गए। 7 महीने में मेरे को हुए, ये मान के चलो 1000 सब्सक्राइबर के आसपास। और वो अगले दिन जैसे ही 1000 हुआ, जैसे ही अगले दिन 100-100 की रफ्तार से सब्सक्राइबर बढ़ रहे थे। बहुत स्पीड था ये मेरे लिए कि एक दिन में 100 सब्सक्राइबर बढ़ रहे हैं। वो चैनल हो गया पूरा का पूरा डिलीट। मुझे समझ ही नहीं आया क्या हुआ। फिर मैंने दूसरा चैनल बनाया, वो भी हो गया डिलीट। फिर मेरे को रियलाइज़ हुआ कि जब छोटे चैनल्स क्लिकबेट करते हैं, किसी बड़े चेहरे का इस्तेमाल करते हैं, तो आपका चैनल टर्मिनेट हो सकता है। ये यूट्यूब का उस समय पॉलिसी थी, रन थैंक्स टू कैरी मिनाती। मैंने उनका बहुत ज़्यादा भी फेस इस्तेमाल किया बेमतलब का। मैं अपनी वीडियोज़ में ज़बरदस्ती कैरी मिनाती को दिखाता था कि हाँ, कैरी मिनाती है इस वीडियो में, ठीक है? उसके चक्कर में क्या हुआ, यूट्यूब ने इसको मिसलीडिंग के चक्कर में डिलीट कर दिया, क्योंकि कैरी मिनाती थोड़ी होता था वीडियोज़ में, वो तो मैं लिख देता था ऐसे करके, फ़ोटोज़, चेहरा, थंबनेल सब कुछ। तो फिर मैंने क्या किया, थोड़ा-सा यूट्यूब से ब्रेक लिया। तो मैंने सितंबर 2017-18, मेरे को ठीक से याद नहीं, मैंने खुद का चैनल बनाया मैक्सटन, जो कि मैं कहूँगा मेरी ज़िंदगी का वन ऑफ द गुड फैसलों में से एक है, वन ऑफ द बेस्ट फैसलों में से एक था। जब मैंने ये चैनल बनाया, तो मैंने रिसर्च किया कि क्या-क्या चल रहा है। फिर धीरे-धीरे करके मैं गेमिंग में आया, और जब गेमिंग में आया तो इतना आसान नहीं था, क्योंकि मेरे पास कुछ ख़ास अच्छा फ़ोन नहीं था, और मैं फ़ोन की अगर बैक स्टोरी सुनाऊँ तो मेरे फ़ोन के साथ कुछ अच्छी स्टोरी नहीं रही है। जो मेरे को फर्स्ट एंड्रॉयड फ़ोन मिला था, जिससे मैं यूट्यूबिंग कर रहा था, वो मेरा हो जाता है स्नैच। लेकिन फिर मैंने उम्मीद भी छोड़ दी थी कि क्या होगा, क्या नहीं होगा। फिर धीरे-धीरे करके मेरे को कुछ महीनों के बाद पापा ने वापस से एक फ़ोन दिला दिया, जो कि था रियलमी करके। वो कुछ ज़्यादा ख़ास फ़ोन नहीं था, लेकिन हाँ, उससे मेरा काम चल रहा था। तो उस फ़ोन से मैंने यूट्यूबिंग वापस से शुरू की, और धीरे-धीरे करके जब मैंने वीडियोज़ डालनी शुरू की, तो फर्स्ट पेमेंट आ गई मेरी 3 महीने के अंदर, क्योंकि मोनेटाइज़ेशन मेरा 1 महीने के अंदर ऑन हो गया था। तो 3 महीने के अंदर मेरे हो गए थे कुछ इंडियन रुपीज़ में 14,000 रुपए के आस-पास हो गए थे। 3 महीने की कमाई मेरी हो गई थी 14,000 रुपए। मैंने घरवालों को बोला कि पैसे आने वाले हैं इससे, तो घरवालों ने यकीन नहीं किया, क्योंकि 14,000 रुपए बहुत बड़ी बात थी। क्योंकि मेरे पापा की सैलरी उस वक़्त मुश्किल से 15-20 के आस-पास रही होगी, और मैं 14,000 ला रहा हूँ। तो ये बहुत बड़ी बात थी उनके लिए, किसी को यकीन नहीं हुआ। और अनफॉर्च्यूनेटली गूगल का जो एडसेंस है, वो टाइम ले रहा था, जस्ट बिकॉज़ कि एक पिन आता है, वो आ नहीं रहा था। तो उसके चक्कर में घरवालों को लगा कि मैं झूठ बोल रहा हूँ, और मेरे को बहुत जल्दी समझ में आ गया कि कॉलेज में नहीं कर सकता। और दूसरी चीज़ ये भी थी कि कॉलेज के चक्कर में मेरे पर इतना प्रेशर था, क्योंकि मेरे को रियलाइज़ हो गया था कि मेरे घरवालों ने लोन ले रखा है कॉलेज पढ़ाने के लिए, क्योंकि 70,000 रुपए फ़ीस होती थी, 75,000 रुपए साल की। तो वो पढ़ाने के लिए उन्होंने लोन ले रखा था, और जब ये बात मुझे पता चली, तो मानोगे नहीं, मैं और डरने लग गया। डर से मैं कुछ समझ ही नहीं पा रहा था मैं करूँ क्या? और फिर बीच में कुछ ऐसा सीन भी हुआ कि मेरे पापा किसी से 40,000 रुपए लेने के लिए गए थे, तो उन्होंने ये कह के हटा दिया कि तुम बार-बार पैसे माँगने आते हो, ये वो, मतलब एक तरीके से ना फिर से आ गए पैसे माँगने। ऐसा करके मेरे पापा को थोड़ा-सा बेइज़्ज़त करके वहाँ से हटा दिया। तो वो बात जब मुझे पता लगी, तो मैंने रियलाइज़ कर लिया, मेरे चक्कर में घर में बहुत ज़्यादा वो हो रहा है, नुकसान टाइप से हो रहा है। मेरे को अंदर से गिल्ट फ़ील हो रहा था। इस गिल्ट के चक्कर में मैं पढ़ भी नहीं पा रहा था, और ऊपर से जो मेरा एक बेस्ट फ्रेंड था, जो कॉलेज टाइम पे एक मेरा बेस्ट फ्रेंड था, उसने अनफॉर्च्यूनेटली उसने सुसाइड कर लिया, जो इकलौता मेरा दोस्त था। पूरे कॉलेज में एक वही था जिससे मैं बात करता था, क्योंकि कॉलेज में मेरा कोई दोस्त नहीं था। तो जब उसने ये किया, मैं ख़त्म हो चुका था अंदर से। मेरे को समझ ही नहीं आ रहा था मैं क्या करूँ? मैं जब भी कॉलेज जा रहा हूँ, मेरे को अजीब-सा फ़ील हो रहा है। मैंने एग्ज़ाम बंक किए, और जब मैंने एग्ज़ाम बंक किया, तो मैंने घर में पता नहीं चलने दिया कि मैं एग्ज़ाम बंक कर रहा हूँ। मुझे पता था कि मेरा कॉलेज तो बर्बाद हो चुका है। तो मेरे अंदर एक था डू एंड डाई सिचुएशन, या तो मैं ये करूँ या तो वो करूँ। तो बहुत सोचने के बाद मैंने सोचा, अगर मैं ये करता हूँ, तो मैं ज़्यादा कितना कर लूँगा? पूरे कवर करने के मेरे को लग जाएँगे 4 साल, 5 साल के अंदर मैं इंजीनियरिंग करूँगा, और मैक्स टू मैक्स मेरी सैलरी लग सकती है 30-40 हज़ार। अगर मैं ये करता हूँ, इसमें रिस्क है, ऑलरेडी मैं महीने के इसमें मैं यूट्यूब से निकाल रहा हूँ 16-17 हज़ार। ठीक है, लेट्स गिव इट अ ट्राई। तो मैंने वहाँ पे यूट्यूब को कंटिन्यू करना शुरू किया, और लकीली जो यूट्यूब जर्नी है मेरी, वो थोड़ी-सी अच्छी हो गई, लेकिन ये इतनी अच्छी अभी हुई नहीं थी। यूट्यूब जर्नी के दौरान मैंने बहुत सारे दोस्त बनाए,
लेकिन उस समय मैं बहुत नादान था, मुझे पता नहीं था कि कौन फेक दोस्त है, कौन रियल दोस्त है। धीरे-धीरे करके आपकी ज़िंदगी से ना दोस्त दूर होने शुरू हो जाते हैं। ये देखो एक सत्य है कि जब आप थोड़ा-सा ऊपर जाना शुरू करते हो, तो आपके जो दोस्त आपसे बात भी नहीं करते थे, वो भी आपके पास आ जाते हैं। नॉट बिकॉज़ कि आप अच्छे हो, जस्ट बिकॉज़ कि आप पैसे वाले हो। देखो पैसे वालों की इज़्ज़त हर जगह है। चाहे आप कैसे भी दिखते हो, इट डज़न्ट मैटर। अगर आपके पास पैसा है, आपके पास इज़्ज़त है। ये चीज़ मैंने बहुत जल्दी सीख ली थी। जब मैं मुंबई गया, तो वहाँ मेरे थोड़े से कनेक्शन बने। वहाँ मेरे को समझ में आया कि कैमरा फेस कैसे करना होता है। तो जैसे ही मैंने कैमरा फेस करना शुरू किया, तो मेरे को रियलाइज़ हो गया कि अब मैं फेस कैम वाली वीडियोज़ और अच्छी वीडियोज़ बना सकता हूँ। धीरे-धीरे करके मैंने उस पे कंटिन्यू रखा और लकीली मैं यूट्यूब पे इतना कमाने लग गया था कि मैं अब अपना घर ले सकता हूँ। तो 1 साल के अंदर मैंने अपना एक नया घर लिया, जिसकी वर्थ बताना चाहिए, नहीं बताना चाहिए, लाइक समथिंग अराउंड 1 करोड़ से हल्का-सा कम है, तो उतने का मैंने घर बनाया। और जब मैं अपने नए घर में गया, तो वो मैं कहूँगा वो मेरे लाइफ़ की वन ऑफ द बिगेस्ट अचीवमेंट है। मेरे को वन ऑफ द मतलब जो सबसे ज़्यादा सैटिस्फैक्शन मेरे को लाइफ़ में मिली है, तो वो अपना खुद का घर बनाने के बाद मिली है, क्योंकि अब मैं ये कह सकता हूँ चलो, मैंने कुछ तो उखाड़ा है ज़िंदगी में। गेमिंग में मैं अच्छा कमाने लग गया था, लेकिन दिक्कत क्या है, अभी 2020 के दौरान जब मैं मुंबई गया था, तो वहाँ पे मैं मुंबई जब गया, मेरे को 3 महीने ऑलरेडी हो चुके थे, लॉकडाउन का टाइम आ चुका था और एकदम से जब लॉकडाउन आया तो मुझे लगा कि 12 दिन का लॉकडाउन होगा, लेकिन वो लॉकडाउन लग गया, आपको पता ही है महीने भर का लग गया। तो मैं 3 महीने से ऑलरेडी मुंबई में था, वो लॉकडाउन लग गया और लॉकडाउन लगने से पहले मैं ऐसा बंदा बन चुका था कि जिसको अकेले रहना पसंद था, ठीक है? मुझे ये भी पसंद नहीं था कि मेरे रूम में अगर कोई आ जाए तो मुझे वो अच्छा नहीं लगता था। पता नहीं क्यों, शायद मैं थोड़ा-सा कह सकते हो कि मैं बहुत ज़्यादा वो एंग्ज़ियस था, एंग्ज़ायटी अटैक ये सब होते थे मेरे को। तो इसके चक्कर में जब लॉकडाउन लगा, तो धीरे-धीरे करके मेरे को रियलाइज़ हुआ कि अब जो मेरे आइडियाज़ हैं वो ख़त्म हो रहे हैं। मैं डरने लग गया था, क्योंकि क्या हुआ ना कि एक टाइम के बाद अगर आप सब कुछ छोड़ देते हो, उसके बाद यूट्यूब शुरू करते हो, तो हर यूट्यूबर के अंदर एक डर होता है कि वो आगे जाने के बाद हो सकता है उसका सब कुछ ख़त्म हो जाए। तो मेरे अंदर ये डर 2020 से ही आ चुका था और 2020 में इतना अकेले रहने के बाद मैं कहूँगा कि मेरे जो सबसे ज़्यादा डिप्रेशन अगर मैंने कहीं देखा हो, असली डिप्रेशन, इससे पहले मैं स्ट्रेस होता था, लेकिन जो डिप्रेशन होता है गाइज़, तो ना आपको भूख लगती है, ना आपको प्यास लगती है, आप 12-12 घंटे, 16-16 घंटे सोते हो और यही चीज़ मेरे साथ हो रही थी। मैं दिन के 12 से 16 घंटे सो रहा था सिर्फ़, जस्ट बिकॉज़ कि मेरे को समझ ही नहीं आता मैं क्या करूँ? लेकिन क्या है ना कि वीडियोज़ बनाने के लिए खुद को वो होता है, हँसमुख दिखाना पड़ता है, क्योंकि अगर आप ऑडियंस को अपना दुखी फेस दिखाओगे तो एक टाइम के लिए आपको सिम्पैथी दे देगी, लेकिन अगले टाइम पे वो आपको भूल जाएगी। तो ये चीज़ मेरे को पता थी, इसलिए मैंने क्या किया, कुछ भी हो जाए, वीडियो में अपने आप को दुखी नहीं दिखाना है। चाहे मैं रात को कितना भी उदास हूँ, दिन को कितना भी उदास हूँ, लेकिन जब मैं वीडियो बना रहा हूँ, तो खुद को पूरा हँसता हुआ दिखाना है। तो धीरे-धीरे करके मेरा ग्राफ ऊपर जाने लग गया। मैंने अलग तरीके की वीडियोज़ बनानी शुरू कर दी, फेस कैम, पबजी मोबाइल की मैं कर ही रहा था। फिर अचानक से 2020 के आस-पास ही, शायद 2021, मेरे को ठीक से जहाँ तक याद है, गेम जो है था वो बैन हो गया और जैसे ही गेम बैन हुआ, मेरा दिमाग खराब हो गया। मैं बहुत डर गया कि यार अभी तो ग्राफ ऊपर जाने शुरू हुए थे, दिन के ये 10-10 हज़ार सब्सक्राइबर बढ़ रहे थे, क्योंकि वो मेरा पीक टाइम था। मैंने वो पीक टाइम अचीव करने में बहुत ज़्यादा दिमाग खराब कर लिया था अपना, बहुत ज़्यादा नर्वस हो गया था। लेकिन जैसे ही मैंने पीक टाइम अचीव किया ही था कि गेम जो थी बैन हो गई। तब एक चीज़ तो मेरे को समझ में आ गई, कभी भी कुछ भी हो सकता है। मैं डर गया, तो मैंने क्या किया, अलग-अलग तरीके की वीडियोज़ बनानी शुरू की। मैंने रोस्टिंग वीडियो शुरू की, मैंने रिएक्शन वीडियो शुरू की, तो मैंने अगले 6 महीने तक हर टाइप की वीडियोज़ ट्राई की, हर टाइप की गेम्स ट्राई किए और मेरे व्यूज़ तो अच्छे आ रहे थे, बट मेरे सब्सक्राइबर नहीं बढ़ रहे थे। तो एक तरीके से मेरे को अच्छा भी लग रहा था, बुरा भी लग रहा था। बुरा इसलिए लग रहा था कि यार अगर लोग मेरी वीडियोज़ देख रहे हैं, तो मेरे को सब्सक्राइब क्यों नहीं कर रहे? तो इस चीज़ का जब रियलाइज़ेशन हुआ, तो मेरे को एक चीज़ समझ में आ गई कि अब शॉर्ट कंटेंट का ज़माना है, तो वहाँ से मैंने इंस्टाग्राम कंटिन्यू किया अपना। इंस्टाग्राम जो मेरा डेड पड़ा हुआ था, उसको कंटिन्यू किया और जैसे ही मैंने इंस्टाग्राम कंटिन्यू किया, लकीली विदिन 3 टू 4 वीक्स इंस्टाग्राम वापस से जग पड़ा मेरा, जो कि मेरे लिए एक टर्निंग पॉइंट था वापस से, जो मेरा कॉन्फिडेंस गेन करता। देखो कॉन्फिडेंस जो आपका होता है किसी भी यूट्यूबर का, वो उस पर डिपेंड करता है कि ऑडियंस आपकी वीडियोज़ पे किस तरीके से रिएक्ट करती है। अगर ऑडियंस आपसे मिलती है, आपकी तारीफ़ करती है, तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल ऑटोमैटिकली बढ़ जाता है। तो सेम चीज़ मेरे साथ हुई जब मैंने इंस्टाग्राम बनाना शुरू किया, तो धीरे-धीरे करके मेरे को और लोग जानने लग गए। तो मैं कहूँगा, मेरे को मोस्टली जो लोग पहचानते हैं, मैं उनसे पूछता हूँ कि आप मेरे को किसके थ्रू जानते हैं? तो वो कहते हैं इंस्टाग्राम। तो धीरे-धीरे करके मैंने इंस्टाग्राम कंटिन्यू रखा, फिर यूट्यूब भी कंटिन्यू रखा और देखते ही देखते मेरे को थोड़े से ब्रांड डील से मिलने लग गए और लकीली मैं इस फ़ील्ड में थोड़ा-सा स्टेबल हो गया। मैं इतना स्टेबल हो चुका हूँ कि अगर मैं यूट्यूब छोड़ भी दूँ, तो मेरे पास इतना पैसा है कि मैं कोई बिज़नेस स्टार्ट कर सकता हूँ। तो बहुत सारे जो हेटर्स हैं यूट्यूब पे, देखो हेटर्स ना होना ये इम्पॉसिबल है, होंगे ही होंगे। वो ट्रोल करते रहते हैं, अब ये क्या कर रहे हैं भाई, मेरी चिंता छोड़ो, मेरा नेटवर्क करोड़ में रहेगा, आप अपनी चिंता करो कि आपको क्या करना है ज़िंदगी में। क्योंकि देखो गाइज़, नफ़रत करना आसान है, लेकिन सामने वाले पे नफ़रत से क्या बीतती है उसका आपको आइडिया नहीं है। एक कहावत है, खुद को कंपेयर अगर करना ही है तो खुद से करो। आपका कॉम्पिटिशन आप खुद होना चाहिए, क्योंकि मेरे अंदर ये बहुत था
कि मैं पहले दूसरे यूट्यूबर्स के साथ खुद को कंपेयर करता था कि अरे इसका अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है, इसका अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है। तो उसके चक्कर में ना मेरा जो माइंडसेट था वो फुल पॉजिटिव वाइब्स में नहीं था। तो वो चीज़ बंद कर दिया मैंने और खुद से जब मैंने कंपेयर करना शुरू किया तो मेरा जो मेंटल पीस है वो बहुत अच्छा हो गया। अभी मेरे को फ़र्क नहीं पड़ता कि मेरे वीडियोज़ पे अच्छे रिस्पॉन्स आ रहे हैं, नहीं आ रहे। मेरे को पता है इस पे नहीं आ रहा तो क्या हुआ, अगले पे आ जाएँगे। तो ऐसे ही कर के मैंने जो अपनी यूट्यूब जर्नी है काफ़ी अच्छे तरीके से कहूँगा कि अभी मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ और आने वाला टाइम पे मैं कोशिश करूँगा कि मैं जितना हो सके उतना इसमें अच्छे से काम करूँ। आई होप आपको ये स्टोरी अच्छी लगी हो, इंटरेस्टिंग लगी हो। अगर अच्छी लगी हो तो मैं बस यही कहना चाहूँगा लास्ट में, मिडिल क्लास आदमी कुछ भी कर सकता है। तो कमेंट में ज़रूर बताना आपको क्या अच्छा लगा, क्या सुझाव देना चाहोगे कि मेरे को क्या-क्या करना चाहिए और बाकी किसको लाने चाहिए इस पैनल पे। बाकी थैंक्स टू जोश टॉक फॉर हैविंग मी हियर एंड दैट्स ऑल गाइस। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब। It is said that when you educate a woman, you educate an entire generation. नारी सशक्तिकरण पर ये पंक्तियाँ हमारे दिल को जोश और हिम्मत से भर देती है। ऐसी ही हिम्मत भरी कहानी अभी हमने सुनी जोश टॉक्स पर और हमें उससे काफ़ी प्रेरणा भी मिली। ऐसी ही कहानी है लक्ष्मी जी की, जिन्होंने CS करके बड़े शहर में वो आए जॉब का सपना लेके, पर उन्हें यहाँ जॉब नहीं मिल पाई। पर उन्होंने हिम्मत नहीं हारी, जोश के साथ उन्होंने कम्युनिकेशन स्किल्स पर काम किया और आज एक बड़ी कंपनी में वो काम कर रही हैं। लक्ष्मी जी की ही तरह कई स्टूडेंट्स जैसे कि वैशाली जी, नीला, प्रणाली, आरती और उषा जी ने मिलके जोश स्किल्स के साथ विभिन्न स्किल्स जैसे कि स्पोकन इंग्लिश, कम्युनिकेशन स्किल्स, पर्सनालिटी डेवलपमेंट, फाइनेंस, बिजनेस बिल्डिंग सीखकर आज अपनी अलग पहचान बनाई है। आज ही अपने जैसे लाखों स्टूडेंट के साथ भारत के नंबर 1 स्पोकन इंग्लिश लर्निंग ऐप जोश स्किल्स ऐप के साथ अपनी इंग्लिश लर्निंग जर्नी शुरू करें। Josh Talks is now a Spotify exclusive podcast. The audio version of our talks will be available only on Spotify. If you like this video and you like to listen to more inspiring stories like this, please follow the Josh Talks podcast only on Spotify. Tell us what you think about this video and don't forget to like, share and subscribe.